हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी हिट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, जब हम स्पेस से अर्थ की फ़ोटो देखते हैं तो हमारी धरती ब्लू कलर की नज़र आती है। इसका रीज़न है अर्थ का लगभग 71% हिस्सा वाटर से कवर्ड है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सारा पानी होने के बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की कमी देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि जब पानी इतना ज़्यादा है तो कमी क्यों है। इसी चैप्टर में हम इस सवाल का आंसर ढूंढेंगे। साथ ही हम वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थ पर अवेलेबल वाटर को समझते हैं। धरती पर पानी बहुत है, लेकिन उसका हर हिस्सा हमारे काम का नहीं है। धरती पर पानी तो बहुत है, लेकिन हर हिस्सा हमारे काम का नहीं है। लगभग 96.5% वाटर ओशियन में है और ओशियन का पानी सॉल्टी होता है। इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसे सीधे पीने या रोज़मर्रा के काम में यूज़ नहीं किया जा सकता। अब बचता है 2.5% फ्रेश वाटर, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। फ्रेश वाटर का लगभग 70% ग्लेशियर और आइस कैप में जमा हुआ है। बाकी का छोटा सा हिस्सा ही रिवर्स, लेक और ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है और असल में हम इसी वाटर का यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना पानी हमारे लिए काफ़ी है। जवाब है कि हाँ, अगर हम पानी का सही तरीके से यूज़ करें तो ये हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर साइकिल की वजह से पानी बार बार नेचर में रिसाइकल होता रहता है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई देशों में वाटर स्कैरसिटी क्यों देखने को मिलती है। इसका सिंपल सा आंसर है उसका मिसयूज़ और ओवर यूज़। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपनी नीड के करते हैं तो वो काफ़ी होते हैं, लेकिन जब उनका यूज़ ग्रीड यानी लालच के लिए होने लगे तब उनकी कमी महसूस होने लगती है। वाटर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब समझते हैं वाटर स्कैरसिटी का मतलब। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैरसिटी का सिंपल मीनिंग है जब किसी एरिया में लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पानी उपलब्ध ना हो, यानी पानी की कमी हो जाए। जैसे राजस्थान के कई इलाकों में कम रेनफॉल होती है, इसीलिए लोगों को पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये वाटर स्कैरसिटी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन सिर्फ ड्राई एरियाज़ में ही वाटर स्कैरसिटी नहीं होती है। कभी कभी ऐसी जगह भी पानी की कमी हो जाती है जहाँ बहुत बारिश होती है। फ्लड के बाद भी अगर पीने लायक साफ पानी ना मिले तो उस सिचुएशन को भी वाटर स्कैरसिटी कहा जा सकता है। देखते हैं वाटर स्कैरसिटी के मेन रीजंस। सो फ्रेंड्स, पहला रीज़न है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा पानी की डिमांड होगी, लेकिन वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसी वजह से हर व्यक्ति को बराबर पानी नहीं मिल पाता। सेकेंड रीज़न है एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़। फूड की डिमांड बढ़ने के साथ फार्मिंग भी बढ़ रही है। इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। इससे ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाता है। थर्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज़ को मशीन चलाने, कूलिंग और प्रोडक्शन के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। साथ ही कई इंडस्ट्रीज़ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को रिवर्स में छोड़ देते हैं, जिससे फ्रेश वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। और फोर्थ है अर्बन एरियाज़ में ओवर यूज़ ऑफ वाटर। सिटीज़ में बढ़ती पॉपुलेशन, होटल्स, मॉल्स, इंडस्ट्रीज़ और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से पानी का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। कंक्रीट रोड और बिल्डिंग की वजह से रेन वाटर ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाता है और वाटर स्कैरसिटी बढ़ने लगती है, यानी पानी की कमी होने लगती है। इसीलिए आज के टाइम में वाटर कंजर्वेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। अब आप लोग ये वाटर स्कैरसिटी के कुछ इमेजेस देख सकते हैं। आप लोग की एनसीईआरटी बुक में इमेजेस दी हुई हैं।
दोस्तों, अर्बन एरियाज़ में वाटर स्कैरिसिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है धीरे धीरे लोग विलेजेस छोड़कर सिटीज़ में शिफ्ट होने लगते हैं। जब ज़्यादा लोग शहरों में आते हैं तो नेचुरली पानी की डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है। अब इतनी बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए लोग बोरवेल्स यानी ट्यूबवेल्स और प्राइवेट ग्राउंड वाटर पंप्स लगाना शुरू कर देते हैं। इससे शुरुआत में तो पानी की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है, लेकिन जब सालों तक लगातार ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है तो ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। इसी वजह से आज कई बड़े शहरों में पानी की सप्लाई कम हो गई है। आपने भी देखा होगा कि कई घरों में वाटर मोटर कुछ ही मिनट में ड्राई हो जाती है या बोरवेल पहले के मुकाबले ज़्यादा गहरा करना पड़ता है। ये सब ग्राउंड वाटर लेवल के गिरने का रिजल्ट है। इसीलिए अर्बनाइजेशन भी वाटर स्कैरिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है। अब तक हमने जिन रीज़न्स की बात की उनमें प्रॉब्लम ये थी कि पानी की क्वांटिटी कम थी। अब एक ऐसा रीज़न देखते हैं जहाँ पानी अवेलेबल तो होता है लेकिन यूज़ नहीं किया जा सकता। इसका रीज़न है पुअर वाटर क्वालिटी। कई जगहों पर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पानी उपलब्ध होता है लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं होता है। मतलब क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी ख़राब है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीज़न है घरों और इंडस्ट्रीज़ के निकलने वाला अनट्रीटेड वेस्ट वाटर सीधा रिवर्स और लेक्स में छोड़ दिया जाता है। इससे फ्रेश वाटर पल्यूटेड हो जाता है। दूसरा रीज़न है एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का अधिक यूज़। बारिश के दौरान ये केमिकल्स खेतों से बहकर नदियों और ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और पानी को कंटामिनेटेड बना देते हैं। यानी सिर्फ पानी का कम होना ही प्रॉब्लम नहीं है, साफ़ और सेफ पानी का ना मिलना भी वाटर स्कैरसिटी का एक बड़ा रीज़न है। सो फ्रेंड्स, वाटर स्कैरसिटी के लिए ज़िम्मेदार क्या क्या चीज़ें मानी जाती हैं? पहला था ग्रोइंग पॉपुलेशन, सेकेंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, थर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फोर्थ अर्बनाइजेशन और फिफ्थ है वाटर पोल्यूशन। अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। इसी पर्पज़ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन JJM शुरू किया। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था खासकर रूरल एरियाज़ यानी गांव वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सेफ़ और पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा देना और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इस मिशन के अकॉर्डिंग हर रूरल हाउस होल्ड तक फंक्शनल टैप कनेक्शन पहुंचाना और हर व्यक्ति को रोज़ाना लगभग 55 लीटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करवाना टारगेट रखा गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम आज पानी को नहीं बचाएंगे और उसका सही मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में बहुत सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ेंगी क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर से कई तरह की डिसीज़ें फैलती हैं। दूसरा है फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। एग्रीकल्चर पानी पर डिपेंड करती है। अगर इरिगेशन के लिए पानी ही नहीं होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा और फूड शॉर्टेज का रिस्क बढ़ेगा। तीसरा, पूरा नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। रिवर, लेक, फॉरेस्ट, प्लांट और एनिमल सब पानी पर डिपेंड करते हैं। वाटर रिसोर्सेज की कमी से बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगी और अगर इसी तरह पानी का ओवर यूज़ और मिसमैनेजमेंट चलता रहा तो फ्यूचर में हमें इकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ने लगेगा। इसीलिए वाटर कंजर्वेशन सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमारे और आने वाली जनरेशन के सेफ फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब सवाल यह है कि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। इसका एक बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो पानी को स्टोर करने, उसके फ्लो को कंट्रोल करने और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे डैम्स, रिजर्वर्स, कैनाल्स, टैंक और आर्टिफिशियल लेक्स। इनकी मदद से बारिश या नदियों का पानी वेस्ट होने की बजाय स्टोर किया जा सकता है और बाद में इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे कामों में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्या ये आइडिया सिर्फ मॉडर्न इंडिया का है? तो बिल्कुल नहीं। इंडिया में वाटर मैनेजमेंट की ट्रेडिशन हज़ारों साल पुरानी है।
हमारे पूर्वज भी पानी के इम्पोर्टेंस को समझते थे और उसके लिए अलग अलग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते थे। पुराने एग्जाम्पल्स में से एक 1st सेंचुरी BCE का मिलता है। इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज के पास श्रृंगवेरा नाम की जगह पर गंगा के फ्लड वाटर को कंट्रोल और स्टोर करने के लिए एक एडवांस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। इसका पर्पस था फ्लड के पानी को बेकार बहने से रोकना और बाद में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी बड़े लेवल पर डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम डेवलप किए गए। ये बताता है कि उस समय भी एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आज भी नागरकोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर जैसे कई हिस्टोरिकल साइट्स पर ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो प्रूव करते हैं कि एंशिएंट इंडिया में इरिगेशन और वाटर स्टोरेज की टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप्ड थी। इसी तरह 11th सेंचुरी में भी भोजताल अपर लेक भोपाल में का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो उस समय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक में से एक माना जाता था। फिर 14th सेंचुरी में दिल्ली में हौज खास टैंक बनवाया गया। सब एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो जाती है कि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में इसका इतिहास बहुत पुराना है। आज भी इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए नए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और वो है डैम्स। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं हीराकुंड डैम दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डैम्स की। अब तक हमने देखा कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाटर कंजर्वेशन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनमें सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है डैम। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि डैम क्या होता है। डैम एक मजबूत बैरियर या वॉल होती है। डैम एक मजबूत बैरियर या वॉल होती है जो किसी रिवर या फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस बनाई जाती है। इसका काम होता है पानी के फ्लो को कंट्रोल करना, उसकी स्पीड को रेगुलेट करना और ज़रूरत पड़ने पर पानी को स्टोर करना। रीज़न बिहाइंड द अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर। तक हमने डैम्स के एडवांटेज देखे, लेकिन हर प्रोजेक्ट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इसी वजह से इंडिया में कई लोग लार्ज डैम्स और मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करते हैं, जबकि कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो पहला है लोकल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट। सबसे बड़ा इशू होता है डिस्प्लेसमेंट। जिस जगह डैम बनाया जाता है उसके आसपास के गांव और बस्तियां अक्सर रिजर्वर के नीचे आ जाती हैं। इसी वजह से वहां रहने वाले लोगों को अपने घर, खेती और ज़मीन छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। ये लोग सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि अपनी रोज़ी रोटी और सालों पुरानी पहचान भी खो देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद भी इन लोकल कम्युनिटीज़ को डैम का उतना डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है जितना इंडस्ट्रीज़, बड़े फार्मर और अर्बन एरियाज़ को मिलता है। इसी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम मूवमेंट जैसे शुरू हुए, जहां लोगों ने अपने अधिकारों और रिहैबिलिटेशन की डिमांड की। सेकेंड है क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव। डैम बनने के बाद इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि फार्मर्स को पानी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिला। कई फार्मर्स ट्रेडिशनल क्रॉप की जगह वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे क्योंकि उनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन इन क्रॉप्स को बहुत अधिक पानी चाहिए होता है। लगातार ज़्यादा इरिगेशन की वजह से कई जगहों पर सॉइल में वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम बढ़ने लगी, जिससे लैंड की फर्टिलिटी पर असर पड़ा। तीसरा है रिच और पुअर फार्मर्स के बीच गैप। डैम का पानी हर फार्मर तक बराबर नहीं पहुंच पाता। जो फार्मर डैम या कैनाल के पास होते हैं उन्हें इरिगेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से उनकी क्रॉप प्रोडक्शन और इनकम दोनों बढ़ जाती हैं। लेकिन जो फार्मर दूर के इलाकों में रहते हैं उन तक पानी कम पहुंचता है, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी अधिक नहीं बढ़ पाती। यानी एक ही प्रोजेक्ट से कुछ लोगों को फ़ायदा था तो कुछ लोगों को नुकसान था। इससे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने लगती है। इसी तरह गुजरात के कुछ इलाकों में भी फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उनका कहना था कि नियर बाई सिटीज़ को तो रेगुलर वाटर सप्लाई मिल रही है, लेकिन विलेजेस को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा था। चौथा था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब लार्ज डैम्स की वजह से कई बार अलग अलग स्टेट्स के बीच भी डिस्प्यूट शुरू हो जाते थे। जब एक स्टेट किसी रिवर पर डैम बनाती है तो डाउन स्ट्रीम स्टेट तक पहुँचने वाले पानी की क्वांटिटी कम हो सकती है।
इससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर असर पड़ता है। इसी तरह कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट में महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच वाटर शेयरिंग को लेकर डिसएग्रीमेंट देखने को मिला। इससे पता चलता है कि वाटर रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कितना इम्पॉर्टेंट है। पाँचवा, कई बार प्रोजेक्ट्स अपने ऑब्जेक्टिव पूरी तरह अचीव नहीं कर पाते। डैम का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्लड कंट्रोल, लेकिन कई केसेस में रिजर्वर के अंदर धीरे धीरे सेडिमेंट्स जमा होते रहते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन की वजह से रिजर्वर की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर जब हैवी रेनफॉल होती है तो रिजर्वर जल्दी भर जाता है और एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करना पड़ता है। इस सिचुएशन में डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में फ्लड यानी बाढ़ का रिस्क बढ़ सकता है। यानी जिस पर्पस से डैम बनाया गया था, कई बार वही ऑब्जेक्टिव पूरी तरह अचीव नहीं हो पाता। इसी वजह से एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ बड़े डैम बनाना ही सल्यूशन नहीं है, उनका प्रॉपर प्लानिंग, मेंटेनेंस और वाटर मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के दोनों पहलू हैं। एक तरफ ये इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इनक्वालिटी और इंटरस्टेट डिस्प्यूट जैसे चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। सस्टेनेबल और बैलेंस्ड वाटर मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ताकि डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट और लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जा सके। तो आप लोग ये मैप देख सकते हैं। इस मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट में है या फिर कौन सी रिवर कहाँ पे निकलती है। तो आप लोग इस मैप में सभी रिवर्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब सवाल है कि अगर हर जगह डैम बनाना पॉसिबल नहीं है तो पानी को बचाने का और क्या तरीका हो सकता है। इसका आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल मीनिंग है बारिश के पानी को कलेक्ट करके फ्यूचर के लिए स्टोर करना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ किया जा सके। यानी जो रेन वाटर नॉर्मली बहकर वेस्ट हो जाता है, उसी पानी को सही प्लानिंग के साथ सेव कर लेना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अगर आप अपने बुक में ये डायग्राम देखें तो इसमें रूफ टॉप या किसी सरफेस पर गिरने वाला रेन वाटर पाइप्स के थ्रू एक स्टोरेज या टैंक या रिचार्ज पिट तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह पानी वेस्ट होने के बजाय फ्यूचर के लिए सेव हो जाता है। ये दो डायग्राम से आप लोग दोनों डायग्राम्स यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई नई टेक्निक नहीं है। इंडिया में लोग सदियों से अपनी जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग मेथड का यूज़ करते आए हैं। पहला है हिली रीजन्स। हिल और माउंटेन एरियाज़ में लोग डाइवर्जन चैनल्स बनाते थे। वेस्टर्न हिमालयाज़ में इन चैनल्स को गुल और कुल्स कहा जाता है। ये चैनल्स माउंटेन स्ट्रीम्स या रेन वाटर को खेतों की तरफ ले जाते हैं, जिससे इरिगेशन आसान हो जाती है और पानी वेस्ट भी नहीं होता। इस मेथड से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। सेकंड देखते हैं राजस्थान का एग्जाम्पल, वहाँ पर कैसे रेन वाटर हार्वेस्ट होता था। राजस्थान में रेनफॉल बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ हर बूंद पानी की बहुत वैल्यूएबल होती थी। यहाँ लोग रूफ टॉप हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब बारिश होती तो घर की छत पर गिरने वाले पानी को पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक या स्टोरेज स्ट्रक्चर में कलेक्ट कर लिया जाता। बाद में इसी स्टोर्ड वाटर को ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। थर्ड देख लेते हैं फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल के फ्लड प्रोन एरियाज़ में लोग इनअंडेशन चैनल्स का यूज़ करते हैं। ये चैनल रिवर्स से फील्ड तक पानी पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। जब नदी का वाटर लेवल बढ़ता है तो एक्स्ट्रा पानी इन चैनल्स के थ्रू खेतों तक पहुंच जाता है और इरिगेशन के काम आ जाता है। इस तरह फ्लड वाटर का भी सही यूज़ हो जाता है। फोर्थ है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। यहाँ पे फ्रेंड्स कैसे रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता था कि ड्राई और सेमी ड्राई एरियाज़ में लोग छोटे छोटे वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ज़मीन में रोका जा सके। इसके फेमस एग्जाम्पल हैं खादिन्स और जोहाट्स। इन सिस्टम में स्लोप वाली जगह पर छोटा एम्बैंकमेंट या बैरियर बना दिया जाता है। जब बारिश होती है तो पानी वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर सोख हो जाता है। इससे सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और लैंड की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। बाद में इसी मॉइस्चर की मदद से क्रॉप्स को उगाया जाता है, चाहे बारिश ना भी हो। सो फ्रेंड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, पानी की बर्बादी कम होती है और फ्यूचर के लिए वाटर सिक्योरिटी भी बढ़ती है।
अब हम देखते हैं अंडरग्राउंड टंकास। बीकानेर, पहालोड़ी और बारमार और राजस्थान के कई ड्राई एरियाज़ में लगभग हर पुराने घर में अंडरग्राउंड टंका देखने को मिलता है। टंका एक बड़ा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक होता है। ये टैंक से अलग होता है, मतलब टैंक थोड़ा छोटा होता है और टंका जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जब बारिश होती है तो घर की छत पर गिरने वाला पानी पाइप्स के थ्रू सीधे टंका में कलेक्ट हो जाता है। बुक में ये डायग्राम भी देख सकते हैं। बाद में इसी पानी को ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कई टंका इतने बड़े होते हैं कि उनका साइज़ एक छोटे रूम के बराबर भी हो सकता है। अब हम देखते हैं टंका के एडवांटेजेस क्या हैं। टंका के कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये ड्रिंकिंग वाटर का रिलायबल सोर्स माना जाता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है, इसीलिए इसमें स्टोर किया गया पानी लंबे समय तक सेफ रहता है और जल्दी ड्राई नहीं होता। दूसरा, अंडरग्राउंड होने की वजह से पानी कंपैरेटिवली ठंडा रहता है और आसपास के टेम्परेचर भी कम बनाए रखने में मदद करता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि राजस्थान में रेन वाटर को पालर पानी भी कहा जाता है। आज के टाइम में रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले के कंपैरिजन में कम देखने को मिलती है। इसका एक बड़ा रीज़न है कि इंदिरा गांधी कैनाल, जिसने राजस्थान के कई इलाकों तक रेगुलर वाटर सप्लाई पहुंचाई। फिर भी बहुत से लोग आज भी टंका का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें रेन वाटर का टेस्ट और क्वालिटी ज़्यादा पसंद है। अब एक सक्सेस स्टोरी हम लोग देखते हैं गेंडाथुर विलेज की, जो कि कर्नाटका में था। कर्नाटका के गेंडाथुर गांव में पहले पानी की काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन विलेजर्स ने गवर्नमेंट का वेट करने के बजाय खुद ही एक इनिशिएटिव लिया। लगभग 200 हाउसेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए। आज ये गांव हर साल लाखों लीटर्स रेन वाटर कलेक्ट करता है और इसी स्टोर्ड वाटर का यूज़ पूरे साल किया जाता है। ये एग्जाम्पल बताता है कि अगर कम्युनिटी मिलकर काम करे तो वाटर स्कैरिसिटी जैसी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे ही एक तमिलनाडु का इनिशिएटिव देखने को मिलता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए तमिलनाडु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया। यहाँ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कई बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी बनाया गया। जो लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते थे उनके लिए लीगल प्रोविज़न भी बनाए गए। इसी वजह से तमिलनाडु को रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने वाले पहले स्टेट में एक माना जाता है। चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपने बुक में डायग्राम्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे बैम्बू बने हुए हैं और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग समझते हैं ये सिस्टम है क्या। ये लगभग 200 साल पुरानी ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक है, जो मेनली मेघालय में यूज़ की जाती है। इस सिस्टम में बैम्बू यानी बाँस से बने पाइप्स का यूज़ करके स्ट्रीम और स्प्रिंग का पानी खेतों और घरों तक पहुँचाया जाता है। बैम्बू के नेचुरल चैनल पानी को धीरे धीरे और कंट्रोल्ड वे में प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है और इरिगेशन काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है, यानी खेती काफ़ी आसान हो जाती है। इसी वजह से ये सिस्टम आज भी मेघालय के कई हिली एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्कैरिसिटी, वाटर कंजर्वेशन, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलती है वो ये है कि वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम आज पानी को समझदारी से यूज़ करेंगे और उसका कंजर्वेशन करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ़ वाटर अवेलेबल रहेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।